दोनों ऑरिकल्स और एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर फार्माकोलॉजी। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। एक वीडियो में वैसे कवर नहीं हो पाएगा, तो आगे भी वीडियोज़ आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो इनफ टॉकिंग, स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं, दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। कोरोनरी जहाँ पर भी वर्ड आए, कोरोनरी या फिर कार्डियो या फिर कार्डियक, ठीक है, ये जहाँ भी वर्ड आए, दीज आर रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू हार्ट। तो कोरोनरी ब्लड वेसल्स वो होंगी जो ब्लड को हार्ट में सप्लाई करेंगे। मतलब हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई चाहिए होगी, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सब ब्लड से सप्लाई होंगे। तो वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उनको बोलते हैं कोरोनरी ब्लड वेसल्स। एक होती हैं पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, वो ब्लड को सप्लाई करती हैं हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने वाली पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होंगे। अब देख लेते हैं डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, CHF और CCF कुछ भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो हार्ट है वो अच्छे से सफिशेंटली ब्लड को हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में सप्लाई नहीं कर पाता है। मतलब ब्लड जो है वो पंप कर रहा है हार्ट, ये हार्ट के चैम्बर्स हो गए 4, इसमें से लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड पंप होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स पे जाएगा, लेकिन ये सफिशेंटली पंप नहीं कर पा रहा है, अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, ब्लड की क्वांटिटी कम पहुंच रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंडीशन ब्लड सप्लाई डिक्रीजेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो सप्लाई है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो कम हो जाएगी। ये है नॉर्मल हार्ट और ये है कंजेस्टिव हार्ट। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल वेंट्रिकल्स देखो इसके, ये जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं इधर, ये नॉर्मल वेंट्रिकल है और ये है कंजेस्टिव हार्ट के वेंट्रिकल्स। इसका चैम्बर का साइज़ देखो और इस वाले का चैम्बर का साइज़ देखो। इसकी वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक हो गई हैं। थिक होने की वजह से इसका चैम्बर का साइज़ अंदर कम हो गया, तो ब्लड इसमें कम फिल होएगा। जब राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो इसमें कम ब्लड फिल होएगा, और कम ब्लड फिल होने की वजह से इजेक्शन भी कम होएगा, ब्लड का बाहर कम निकलेगा। तो ये कंडीशन होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कि वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इसमें जो हमारे कोरोनरी ब्लड वेसल्स होती हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उनमें लिपिड्स और लिपिड रिलेटेड मटेरियल्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लिपोप्रोटीन्स, ये सारे उन ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो उससे क्या होगा कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कम हो जाएगा, हार्ट को कम ब्लड सप्लाई होगा, तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये देख लो इसमें डायग्राम में, ये एक नॉर्मल आर्टरी है और ये एक आर्टरी है जिसमें अंदर प्लेक इकट्ठा हो गया, इसको बोलते हैं प्लेक, जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये इसकी आर्टरी का ल्यूमेन है अंदर का, कि इसमें से ब्लड आएगा। अब इसमें प्लेक जमा हो गया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, इसमें अब कम ब्लड पास होएगा इसके अंदर से, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम अब कम हो गया है। ये नॉर्मल ब्लड जा रहा है इसमें से निकल के, अब इसमें प्लेक इकट्ठा होगा तो यहाँ पर ब्लड को पास होने के लिए कम जगह मिलेगी, स्पेस कम है। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। और यहाँ पर जब ये और ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ये पूरा क्लॉट जम जाता है, थ्रोम्बस बोलते हैं इसको। तो यहाँ से फिर ये पास ही नहीं हो पाएगा ब्लड, तो हार्ट के जो सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स, उनकी डेथ हो जाएगी और फिर हार्ट में इन्फार्क्ट आ सकता है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ पेन इन द चेस्ट ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल ऑफ द हार्ट और मायोकार्डियम। जो हार्ट की मसल्स हैं उनको हम मायोकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, अब जो मैंने बताया कि कोरोनरी ब्लड वेसल्स से जो हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा था कोरोनरी ब्लड वेसल से, तो वो अब कम हो गया है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से ब्लड कम पहुंच रहा है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर एंजाइना पेक्टोरिस इज़ एथेरोस्क्लेरोसिस। इसकी वजह से चेस्ट में पेन होता है। ठीक, इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लो कि एंजाइना जो है एक टेम्प्ररी कंडीशन होती है चेस्ट पेन की, कि प्रेशर उस में बढ़ जाता है लेफ़्ट साइड जहाँ पर हार्ट होता है। तो यहाँ पर ये रेड पोर्शन जो दिखा रखा है, इसमें धीरे धीरे पेन डेवलप होता है या हाथ तक पहुँच जाता है और दिमाग तक भी पहुँच जाएगा। ये फेस पे, पूरा नेक पे, लेफ़्ट साइड में ये पेन होता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब जैसे पहले कंडीशन क्या हुई थी, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्लेग इकट्ठा हो गया हमारे कोरोनरी ब्लड वेसल्स में, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कंडीशन आई थी एंजाइना पेक्टोरिस की पेन हो रहा है। अब उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, कि अब उसको काफ़ी टाइम तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हार्ट को, तो मायोकार्डियम दैट मीन्स मसल्स ऑफ द हार्ट, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये एक स्टेज आपको दिख रही होगी, सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, देन उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस, फिर उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फाक्ट का मतलब होता है कि टिश्यू फट जाते हैं, इन्फाक्ट आ गया उसमें। मायोकार्डियल मीन्स, मायो मीन्स होता है मसल्स, मायो वर्ड जहाँ भी होगा दैट इज़ रिलेटेड टू मसल, एंड कार्डियल मीन्स हार्ट। तो हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें इन्फाक्ट आ जाएगा, और इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन को हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर किसी को एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है तो वो एक क्लिनिकल कंडीशन है, मतलब एक इंडिकेशन समझ लो उसको कि इन फ्यूचर हार्ट अटैक आ सकता है। ये देखो, ये डैमेज्ड हार्ट है, डैमेज्ड हार्ट एंड डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू शोन इन द पर्पल। ये जो पर्पल पोर्शन है इस हार्ट का, ये डैमेज हो चुका है। यहाँ पर हार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, कोरोनरी ब्लड वेसल में यहाँ प्लेक इकट्ठा हो गया। इसको जूम करके दिखा रखा है यहाँ पे, इस वाली ब्लड वेसल को, कि यहाँ पर ये प्लेक इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये पोर्शन इसका डेड हो चुका है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन होता है इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हाइपोटेंशन इज डिक्रीज ब्लड प्रेशर, पता होगा ये आपको। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एरिथमिया। एरिथमिया होता है इर्रेगुलर और एबनॉर्मल हार्ट बीट। मतलब नॉर्मल हार्ट बीट्स हमारी बॉडी में मतलब नॉर्मल हार्ट बीट्स ह्यूमन बींग्स में कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। 72 बीट्स पर मिनट, इतनी बार हार्ट जो है बीट करता है। लेकिन अगर ये इर्रेगुलर हो रही है, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो उसको हम एरिथमिया कहेंगे। ओके, तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम और हार्ट बीट को एरिथमिया बोलते हैं। ये इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये नॉर्मल हार्ट बीट है और ये इर्रेगुलर, क्योंकि यहाँ ईसीजी में ये देखो इस पोर्शन में ये इर्रेगुलर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये सब सीक्वेंस में चल रहा है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सेल, नेक्स्ट टॉपिक, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो ड्रग्स के मैकेनिज्म है वो इसी पर बेस्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सेल को तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे स्किप मत करना, ध्यान से सुनना है इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ड्रग्स के मैकेनिज्म हमें समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल जनरेशन इन द कार्डियक सेल। तो इम्पल्स कैसे जनरेट होती है हमारे हार्ट में, सबसे पहले ये देखना है। जो हमारी कार्डियक सेल होती है, हार्ट की जो सेल्स होंगी, उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -90 मिली वोल्ट। ये याद कर लेना, -90 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है हमारे हार्ट सेल्स का। जो एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स है वो जनरेट होती हैं सोडियम चैनल के ओपन होने से। सोडियम चैनल जब ओपन होंगे तो इम्पल्स जनरेट होएगी हमारे हार्ट में, और हार्ट बीट और हार्ट रिदम वहाँ से फिर स्टार्ट होती है। ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस विल टेक प्लेस एंड एज अ रिजल्ट पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। इसको बोलते हैं हम फेज 0। अब जैसे ये हार्ट है तो ये इसको हार्ट समझ लो। ये हार्ट के अंदर सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जब सोडियम चैनल ओपन होंगे तो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ये सोडियम आयन जैसे यहाँ पर ये बना रखा है, इसका इन्फ्लक्स होगा, मीन्स ये हार्ट सेल्स के अंदर जाएगा। अंदर जाने की वजह से जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -90 मिली वोल्ट का, मतलब अंदर की तरफ इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था। तो पॉजिटिव जब सोडियम आयन अंदर गया तो इसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, अराउंड +30 मिली वोल्ट तक चला जाता है या इसके आसपास, ठीक है, तो पॉजिटिव में चला जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये लिख रखा है कि सोडियम आयंस एंटर इनटू अ सेल एट अ वेरी फास्टर रेट ऑफ 10⁻7 आयंस पर सेकेंड। इतने आयंस एक सेकेंड में कार्डियक सेल के अंदर जाएंगे, सोडियम के आयंस। आफ्टर सम टाइम सोडियम चैनल्स विल बी क्लोज्ड एंड पोटेशियम चैनल विल बी ओपन, बिकॉज ऑफ विच पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड। इसको बोलेंगे हम फेज़ 1। फेज़ 0 में क्या हुआ, सोडियम चैनल ओपन हुए और सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, सोडियम चैनल बंद हो गए और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। पोटेशियम जो है ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट था, अब पोटेशियम जो है K+ आयन वो सेल के अंदर से बाहर निकल जाएगा, उसका इफ्लक्स होएगा, ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, उसका इफ्लक्स होएगा, बाहर निकलेंगे, तो जो है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पोटेंशियल इसका डिक्रीज होने लगेगा। इसको बोलेंगे हम फेज़ 1। आफ्टर सम टाइम ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल विल टेक प्लेस व्हेन potassium channels are in open state, and as a result of influx of calcium and efflux of potassium ions take place, so there is no change in the potential and is called as plateau phase, that is phase 2। फेज़ 2 को प्लेट्यू फेज़ कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है हमारे कार्डियक सेल की, उसमें फेज़ 2 क्या होता है, प्लेट्यू फेज़। अब प्लेट्यू फेज़ क्या होता है, अब जैसे इसको समझना कि यहाँ पर -90 मिली वोल्ट था, एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर -90 मिली वोल्ट था पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सोडियम चैनल यहाँ पर ओपन हुए तो पोटेंशियल अब ऊपर गया, प्लस पॉजिटिव की कंडीशन में गया। अब यहाँ पर सोडियम चैनल बंद हो गए और पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, अब इफ्लक्स होएगा, पॉजिटिव चार्ज फिर से बाहर निकल रहा है, तो ये नीचे की तरफ आने लगेगा, बट एट अ स्लोअर रेट, क्योंकि सोडियम जो है ज़्यादा एंटर हुए थे फास्टर रेट से, लेकिन पोटेशियम धीरे धीरे निकलेंगे। अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल ओपन होने से क्या होगा, उसका इन्फ्लक्स होएगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होएगा। तो ये याद रखना है कि सोडियम और कैल्शियम इन दोनों का होता है इन्फ्लक्स और पोटेशियम का होता है इफ्लक्स, ये बाहर निकलते हैं। तो जब कैल्शियम वापस से अंदर आने लगेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव फिर से अंदर जाने लगा और साथ साथ पोटेशियम भी बाहर निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बाहर भी आ रहा है और अंदर भी जा रहा है, तो कोई चेंज नहीं आएगा पोटेंशियल पे और वो स्टेडी स्टेट में ऐसे आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्लेट्यू फेज। ये बन गया प्लेट्यू एक तरीके का, समझ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद कैल्शियम चैनल बंद हो जाएंगे, लेकिन पोटेशियम चैनल फिर भी खुले रहेंगे और कंटिन्यूसली इसका इफ्लक्स होता रहेगा पोटेशियम आयन का, जिसकी वजह से पोटेंशियल वापस से नीचे आएगा इस टाइप से। यहाँ पर कैल्शियम चैनल बंद हो गए और पोटेशियम खुले हुए हैं, अब पोटेंशियल वापस नीचे जाने लगेगा। यहाँ तक गया एंड -90 पे आने के बाद फिर ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। ये जो कैल्शियम चैनल जब बंद हुए थे और पोटेशियम स्टिल ओपन था, उसको हम बोलते हैं फेज़ 3। तो फेज़ 0 में क्या हुआ था, सोडियम चैनल ओपन हुए थे। फेज़ 1 में क्या हुआ था, पोटेशियम चैनल ओपन हुए थे। फेज़ 2 में कैल्शियम चैनल ओपन हुए एंड फेज़ 4 में एंड नेक्स्ट आएगा फेज़ 3। फेज़ 3 में होगा कैल्शियम चैनल क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्लोज हुआ, यहाँ पर ये ओपन हुआ था, ये यहाँ पर ओपन हुआ था और सोडियम वाला क्लोज हो गया था। सोडियम वाला क्या हुआ था, यहाँ पे फेज़ 1 में क्लोज हो गया था। कैल्शियम का यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पर कैल्शियम जो है क्लोज हो गया। फेज़ 4 में क्या होगा कि सोडियम जो है अब सेल के अंदर प्रेजेंट है और पोटेशियम जो है सेल के बाहर प्रेजेंट है, क्योंकि पोटेशियम बाहर जा चुका है और सोडियम अंदर आ चुका है। तो इसके बाद क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम ATPase एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि पोटेशियम को वापस अंदर लेगा और सोडियम को बाहर फेंक देगा। ये कैसे होगा कि जैसे ये मान लो ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, तो ये तीन सोडियम आयंस बाहर भेजेगा, उनका इफ्लक्स करवाएगा वापस से, और बदले में 2 पोटेशियम आयंस का इन्फ्लक्स होगा। 3 सोडियम आयंस एंड 2 पोटेशियम आयंस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वापस से जो नॉर्मल -90 मिली वोल्ट का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था
वो अचीव हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम फेज़ 4, दैट इज़ रेस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सेल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा? नहीं। और अब ये देख लेते हैं इसका ग्राफ कि कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल दे रखा है वाई एक्सिस पे और टाइम दे रखा है मिली सेकेंड में इन ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यहाँ सोडियम चैनल ओपन हुए तो पोटेंशियल ऊपर जाएगा क्योंकि सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन और फेज़ 0। ठीक, फेज़ 1 पे क्या होगा, सोडियम चैनल क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। पोटेशियम चैनल ओपन होने से उसका इफ्लक्स होएगा और पोटेंशियल नीचे जाएगा कार्डियक सेल का। थोड़े टाइम बाद फेज़ 2 आएगा, दैट इज़ प्लेट्यू फेज़। वहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। उसके होने से क्या होगा, इफ्लक्स और इन्फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज का एक साथ चल रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा कार्डियक सेल के पोटेंशियल पे। फिर फेज़ 3 में क्या होगा, यहाँ पर कैल्शियम चैनल यहाँ बंद हो गए। कैल्शियम चैनल बंद होने के बाद पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन है तो पोटेंशियल अब वापस नीचे जाने लगेगा। इस कंडीशन, इस स्टेट को हम बोलेंगे रैपिड रीपोलराइजेशन। रैपिड रीपोलराइजेशन, यहाँ पर डीपोलराइज हुआ था, नेगेटिव से पॉजिटिव गया एंड इधर वापस से रीपोलराइज हो रहा है। यह है फेज़ 3। अब फेज़ 4 में क्या होगा कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप जो था एंजाइम वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर करेगा, जिससे कि रेस्टिंग पोटेंशियल वापस अचीव हो जाएगा। तो ये है एक एक्शन पोटेंशियल कार्डियक सेल का। इसमें जितना भी टाइम लगा एक इम्पल्स को जनरेट होने में, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, इस टाइम में कोई और इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकती है जब तक एक इम्पल्स पूरी ख़त्म नहीं होती कि एक इम्पल्स जनरेट हुई, पोटेंशियल ऊपर गया वापस नीचे आया रेस्टिंग पे, तो इस टाइम को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पर और इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे। अब देख लेते हैं शॉर्ट में कि फेजेस क्या थे एक्शन पोटेंशियल के। फेज़ 0 में हुआ था सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से। फेज़ 1 था ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। फेज़ 2 ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स। फेज़ 3 ड्यू टू ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स एंड फेज़ 4 इज ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ठीक है, नेक्स्ट इम्पल्स प्रोपेगेशन और कंडक्शन इन कार्डियक सेल। अब इम्पल्स तो जनरेट हो गई, अब आगे उसको कंडक्ट करवाना है, आगे भेजना है वेंट्रिकल्स में ताकि जो हार्ट है वो पंप कर सके उस इम्पल्स के थ्रू। तो एक टर्म आती है ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है हमारे हार्ट में कि अपने आप से इम्पल्स जनरेट करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई हम बाहर से छेड़ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप से एक्साइट हो रहा है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। खुद से ही अपने आप जो है इम्पल्स जनरेट कर रहा है। तो कैपेसिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिसिटी। हमारे हार्ट में एसए नोड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिसिटी की। एसए नोड इज साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड भी कह सकते हैं। ये हमारे एट्रियम में, राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ये मैंने हार्ट बना दिया, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स, स्क्वायर हार्ट है। तो राइट एट्रियम जो है ये वाला पोर्शन, इसमें प्रेजेंट होता है एसए नोड जिसके अंदर ऑटोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी है। यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो एसए नोड जो है इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो इसको हम पेस मेकर ऑफ द कार्डियक सेल भी कहते हैं। पेस मेकर ऑफ कार्डियक सेल इज एसए नोड। अब एक क्वेश्चन आता है, पेस सेटर क्या होता है? पेस तो बना दी, मतलब अब इम्पल्स जनरेट कर दिया, लेकिन पेस को सेट कौन करेगा कि अब किस तरीके से उसको आगे कंडक्ट करना है। यही हमें पढ़ना है इसमें कि इम्पल्स प्रोपेगेशन और कंडक्शन कैसे होगा। तो एक एवी नोड होती है। एवी नोड कहाँ पर प्रेजेंट होगी? एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे। जो यहाँ पर इसका ये जंक्शन होता है, यहाँ पर ये दोनों एट्रियम प्रेजेंट है, यहाँ पर वेंट्रिकल। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन पे यहाँ पर एक नोड प्रेजेंट होती है, एवी नोड। वो होता है हमारा पेस सेटर। सॉरी, यहाँ पर सेटर लिखना है, या ये पेस सेटर होता है, एवी नोड। ठीक, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हुई, वहाँ से फिर ट्रैवल करके ये एट्रियम में जाएगी। ये 4 चैम्बर्स हो गए, यहाँ से जनरेट हुई, एट्रियम में गई, ये हमारा एट्रियम हो गया, ये ऐसे नोड हो गई। ठीक, उसके बाद एवी नोड पे इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी यहाँ पर। देन उसके बाद इधर प्रेजेंट होते हैं दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में बंडल ऑफ हिज। ये फाइबर्स होते हैं जहाँ जो कंडक्ट करेंगे इम्पल्स को आगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट होते हैं परकिंजे फाइबर्स
बंडल ऑफ हिज यहाँ पर हो गया। यहाँ पर वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो दोनों हैं नीचे की तरफ, इनमें प्रेजेंट होते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये परकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स जाएगी, देन वेंट्रिकल्स में इन दोनों में पहुँच जाएगी और ये दोनों फिर ब्लड को पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल से जाएगा हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस प्योर होने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पंप होके हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में। ठीक, अब देख लेते हैं ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी ये फेज़ होते हैं, पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, जितनी भी वेव्स हैं इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं। अब हार्ट की जो इम्पल्स जनरेट हो रही है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि सही चल रही है कि नहीं, हार्ट अच्छी तरह से बीट कर रहा है या नहीं, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, एरिथमिया हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें हम डिटेक्ट करते हैं ईसीजी या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। अब इसके जो वेव्स हैं, सबसे पहली वेव आती है पी वेव। जो पी वेव होती है वो इस तरीके से आएगी। उसमें ये क्या इंडिकेट करता है, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है SN। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है SN, तो SN रिप्रेजेंट साइनो एट्रियल नोड, दैट इज SA नोड। यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुई, उसके बाद एट्रियम में जाएगी, एट्रियम में जाने के बाद AV नोड पे जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एट्रियम का ही सारा काम हो रहा है। तो यहाँ जब इम्पल्स जनरेट हुई तो एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों एक साथ। ठीक है, देन उसके बाद जो इम्पल्स जाएगी वो बंडल ऑफ हिज में जाएगी, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस, देन परकिंजे फाइबर्स। यहाँ पर कोई वेव नहीं दिखेगी हमें जब ये वेंट्रिकल के बीच में जो सेक्टम प्रेजेंट होता है, ये जो था इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर बंडल ऑफ हिज एंड बंडल ब्रांचेस होते हैं। तो इस टाइम पर कोई वेव नहीं दिखेगी ईसीजी में। देन उसके बाद आता है QRS कॉम्प्लेक्स। ये QRS वेव, यहाँ पर ये डिप आएगा थोड़ा सा, देन ऊपर उठेगा, ये हो गया R एंड देन S। अब QRS में क्या दिखता है हमें, QRS कॉम्प्लेक्स में हमें ये V और A दिखा रखा है। V और A क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V रिप्रेजेंट करता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है अब इम्पल्स वेंट्रिकल्स में पहुँच चुकी है। वेंट्रिकल्स में पहुँचने के बाद क्या होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट मीन्स ब्लड अब बाहर पंप होएगा ड्यूरिंग QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसमें और क्या होगा कि राइट और लेफ्ट एट्रियम जो दोनों हैं वो रीपोलराइज भी होंगे। ये ज़रूर याद रखना कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होता है। वेंट्रिकल्स जो होंगी वो डीपोलराइज होंगी और एट्रियम जो होंगे वो रीपोलराइज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद S के बाद आता है T, तो ये ST सेगमेंट हो जाता है। यहाँ पर स्मॉल v लिख रखा है, स्मॉल v इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अब ये डीपोलराइज हो गए, अब वापस से रेस्टिंग कंडीशन में आएंगे जो हमारे वेंट्रिकल्स होंगे। ठीक है, ड्यूरिंग T वेव। तो ये सारे याद रखने हैं कि P वेव में एट्रियम हमारे दोनों राइट और लेफ्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे या फिर डीपोलराइज होंगे। QRS में वेंट्रिकल्स डीपोलराइज मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियम या फिर ऑरिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे या वो रिलैक्स होंगे और कह सकते हैं रीपोलराइज होंगे। T वेव में क्या होगा, वेंट्रिकल्स भी रीपोलराइज होंगे। तो ये एक पूरा हमारा एक जो सेगमेंट है ECG का, ये रिप्रेजेंट करता है एक इम्पल्स और एक हार्ट बीट। ओके, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आता है एरिथमिया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आई नो आपको अब धुंधला दिखने लगा होगा, तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट अब ड्रग्स फॉर एरिथमिया और एंटी एरिथमिक ड्रग्स कह सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।